बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री न्यू मॉडल पेपर 2023 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर लिपिड्स, राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। तो आपको लिपिड्स को भी डिस्क्राइब करना है और फैट और ऑयल के दरमियान जो है 5 डिफरेंसेस भी बताने हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है और इस चैप्टर की मैंने आपको तमाम क्वेश्चन आंसर कराए थे। उसमें मैंने आपको लिपिड भी बहुत अच्छी तरह समझाया था और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना भी सिखाया था। अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप मेरी उस चैप्टर की वीडियो देख लें। मैं आपको केमिस्ट्री की बुक के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर फिजिक्स क्लास 10, केमिस्ट्री क्लास 10 और मैथ्स क्लास 10 की अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद हैं। आपको जो भी टॉपिक सर्च करना हो आप प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिपिड्स को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे और फिर हम उसकी मुख्तलिफ टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं लिपिड्स क्या है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लिपिड्स की। लिपिड्स आर हेट्रोजेनस मैक्रोमोलिक्यूल मोर मास, दे आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस। लिपिड जो है हेट्रोजिनस मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जिनका मास ज़्यादा होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हेट्रोजिनस वो कंपाउंड्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। इसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ टाइप के मॉलिक्यूल्स और या सब्सटेंसेस होती हैं। तो लिपिड जो हैं हेट्रोजिनस मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और नेचुरली पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे इनकी एग्जाम्पल में हमें दिया है फैट, ऑयल और वैक्सेस। फैट जो है एनिमल फैट होता है जो कि हम काउ टैलो वगैरह होता है। उसके अलावा ऑयल हो गया, ये ऑयल जो है हम फ्लावर और वेजिटेबल्स के सीड से हासिल करते हैं। और वैक्सेस जो हैं वो दरख्त वगैरह से हासिल होते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड्स जो हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोफोबिक ऐसी सब्सटेंसेस को कहते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। उसके बाद लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। Lipids are soluble in Bluer's reagent, a mixture of diethyl ether and ethyl alcohol 2:1। मैं यहाँ पे 2:1 लिखना भूल गई थी तो मैंने एरो डाल के ऊपर लिखा है। लिपिड जो हैं ब्लूर्स रीएजेंट के मिक्सचर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और ये जो ब्लूर्स का रीएजेंट मिक्सचर है ये किस तरह बनता है, जब डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल 2:1 के रेशो में मिलते हैं तो वो ब्लूर्स का रीएजेंट मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर के अंदर जो है लिपिड सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा लिपिड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी सॉल्युबल होते हैं। हम आगे लिखेंगे एंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ईथर, बेंजीन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी ये सॉल्युबल होते हैं। उनकी एग्जांपल हमने दी है ईथर और बेंजीन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी लेकिन हमने सिर्फ 2 एग्जांपल दी हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है लिपिड्स की। लिपिड्स आर कंपोज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। लिपिड जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। क्योंकि आपको पता है लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पे मौजूद होते हैं। सम लिपिड्स आर कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कुछ लिपिड्स के अंदर जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है। बस हम यहाँ तक लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला ऑफ लिपिड। लिपिड्स आर ट्राइग्लाइसराइड, दे कॉल्ड ईस्टर्स। लिपिड जो हैं वो ट्राइग्लाइसराइड हैं और ये कहलाते हैं ईस्टर्स। देयर फार्मूला इज़, उनका फार्मूला क्या है, ये आर जो है अल्काइल रेडिकल के लिए होता है। तो इसमें एक यहाँ पे अल्काइल रेडिकल आता है और एक यहाँ पे अल्काइल रेडिकल आता है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग अल्काइल रेडिकल होते हैं इसलिए एक को हमने आर लिखा है, एक को आर डैश लिखा है। फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। आर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओ आर डैश। ठीक है, ये तो लिपिड का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय द 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल। लिपिड जो हैं वो 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरोल के मिलने से बनते हैं। जब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरोल आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ट्राइग्लाइसराइड ईस्टर्स। ट्राइग्लाइसराइड ईस्टर्स कौन होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड ईस्टर्स जो हैं लिपिड्स होते हैं। अब हम बताएंगे, देखिए हमने ये तो बता दिया कि लिपिड्स जो हैं फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिलकर बने, लेकिन अब हम ये बताएंगे फैटी एसिड और ग्लाइसरोल होते क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल आर पॉली कंपाउंड्स एंड कंटेन मैनी OH ग्रुप, हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। ग्लाइसरोल जो है पॉली कंपाउंड्स हैं क्योंकि उनके अंदर जो है बहुत सारे हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होते हैं, कई हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होते हैं।
मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H8O3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? इसमें 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम कैसे लिखते हैं? RCOH। R जो है एल्काइल रेडिकल होगा, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा OH यानी हाइड्रोक्साइल आयन के साथ। ये जो है ये ग्लाइस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद हम बताते हैं फैटी एसिड क्या है। फैटी एसिड आर कार्बोऑक्साइलिक एसिड। फैटी एसिड जो है असल में कार्बोऑक्साइलिक एसिड है और दे आर बाई फंक्शनल, कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। ये जो फैटी एसिड है इनके ये बाई फंक्शनल है क्योंकि इनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक इनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा एल्कोहल ग्रुप होता है। ये 2 ग्रुप मिलके फैटी एसिड बनाते हैं। दे कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? कार्बोनाइल ग्रुप। और कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड होता है वो कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। उसके बाद सेकेंड ग्रुप इसके अंदर होता है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोक्साइल या OH ग्रुप। ठीक है, अगर हम इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास फैटी एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लिखते हैं कंबाइन फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड क्या बनेगा? एल्काइल रेडिकल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, RCOOH ये इसका जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो अगर हम इसको सिंपल करके लिखें तो हम लिखेंगे RCOOH, ये बनेगा इसका। जब ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड ईस्टर या लिपिड बनता है। इसके बाद हम देंगे एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। फैट, ऑयल एंड वैक्सेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड। लिपिड की जो एग्जाम्पल्स हैं वो फैट है जो एनिमल फैट होता है, जो काउ टैलो वगैरह होती है। उसके अलावा ऑयल जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल किया जाता है, वेजिटेबल्स के सीड से भी और फ्लावर के सीड से भी हासिल किया जाता है ऑयल। जैसे ऑलिव ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है या कैनोला ऑयल होता है। उसके बाद हम लिपिड्स के यूजेस या मेन फंक्शन बताएंगे। लिपिड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? लिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। लिपिड जो है सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि सेल को बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो लिपिड्स होते हैं। लिपिड जो है वो सेल बनाते हैं। तो ये तो लिपिड्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लिपिड्स की 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स के दरमियान डिफरेंस लिखेंगे, फैट और ऑयल के दरमियान। आपकी बुक में पेज नंबर 63 पे ये डिफरेंसेस मौजूद हैं और ये मैंने डिफरेंसेस आपकी बुक से ही लिखे हैं। लेकिन जो इसका फर्स्ट वाला डिफरेंस है वो मैंने फैट और ऑयल की प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, ये आपकी बुक में नहीं थी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पॉइंट आपने लाजमी तौर पर लिखना है। उसके बाद ये जो बाकी के पॉइंट है ये बुक से ही हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फैट आर फॉर्म्ड व्हेन 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कंबाइंड विद 1 ग्लाइसरॉल एंड फॉर्म्ड ईस्टर्स। फैट जब बनता है जब 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं एक ग्लाइसरॉल के साथ और ईस्टर्स बनाते हैं। तो ऐसे ईस्टर्स जिनमें 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड कंबाइन करते हैं एक ग्लाइसरॉल से तो फैट बनता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम ऑयल में लिखते हैं पॉइंट नंबर 1, ऑयल आर फॉर्म्ड व्हेन 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कंबाइंड विद 1 ग्लाइसरॉल एंड फॉर्म्ड ईस्टर्स। ऑयल जब बनता है जब 3 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंबाइन करते हैं एक ग्लाइसरॉल के साथ और ईस्टर्स बनाते हैं। तो ऐसे ईस्टर्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंबाइन कर रहे हों एक ग्लाइसरॉल के साथ, उनसे ऑयल बनता है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें कार्बन के साथ एक या एक से ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होते हैं और उससे फैट बनता है। लेकिन अगर कार्बन के साथ कम से कम एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब ग्लाइसरॉल के साथ मिलेंगे तो वो जो ईस्टर्स बनाएंगे वो होगा ऑयल। ठीक है, वो ऑयल की फॉर्म में होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फैट जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल जो हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। थर्ड पॉइंट है, दे आर सैचुरेटेड एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड होते हैं क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बनते हैं। ऑयल में हम लिखेंगे, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये ऑयल जो हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फैट का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, देर से मेल्ट होता है। और ऑयल का है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। फैट जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं बॉडी में
और ऑयल में हम लिखते हैं दे मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। ऑयल जो है बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। 6 पॉइंट है दे आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम एनिमल्स। फैट जो है ज़्यादातर एनिमल से हासिल किया जाता है। ऑयल का 6 पॉइंट लिखेंगे दे आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम प्लांट्स के फ्लावर के अंदर जो सीड्स होते हैं या उनके फ्रूट और वेजिटेबल के अंदर जो सीड्स होते हैं आमतौर पे उनसे ऑयल निकाला जाता है। इसके साथ ही हमारा लिपिड जो है कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ सेपोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। आपको सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस भी बताना है और इसकी डायग्राम फ्लो शीट डायग्राम भी बनानी है। ये क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 से लिया गया, पेज नंबर 123 पे इसका आंसर है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेपोनिफिकेशन की हेडिंग डालेंगे। Saponification is a reaction of triglyceride with sodium or potassium hydroxide to create glycerol and soap, a fatty acid salt. Saponification ऐसा रिएक्शन है जिसमें ट्राइग्लाइसराइड को सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं और उससे ग्लाइसरोल बनाते हैं और सोप बनाते हैं। और ये जो सोप होता है ये एक फैटी एसिड सॉल्ट होता है। आपने अभी लिपिड में पढ़ा कि लिपिड जो होते हैं वो ट्राइग्लाइसराइड होते हैं और वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिलके बनते हैं। जब इन ट्राइग्लाइसराइड यानी फैट को जो है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, ग्लाइसरोल अलग हो जाता है और जो होता है फैटी एसिड वो इन सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, फैटी एसिड सॉल्ट बना लेते हैं। और वो फैटी एसिड सॉल्ट होते हैं वही सोप होता है। ठीक है, जो फैटी एसिड सॉल्ट बनता है वही सोप होता है। मैं एक बार फिर पढ़ लेती हूँ इसको। सेपोनिफिकेशन इज अ रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू क्रिएट ग्लाइसरोल एंड सोप अ फैटी एसिड सॉल्ट। सेपोनिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ट्राइग्लाइसराइड को सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलाते हैं तो ग्लाइसरोल और सोप बनता है और सोप जो है एक फैटी एसिड सॉल्ट होता है। एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ ट्राइग्लाइसराइड। एनिमल फैट यानी काउ टैलो, गाय की चर्बी और वेजिटेबल ऑयल वगैरह जो होते हैं ये ट्राइग्लाइसराइड के कॉमन सोर्सेज हैं। यानी ट्राइग्लाइसराइड कौन सी फॉर्म में यूज़ करते हैं, या तो एनिमल फैट की शक्ल में और वेजिटेबल ऑयल की शक्ल में। अ हार्ड सोप इज़ क्रिएटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज। अगर ट्राइग्लाइसराइड के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो हार्ड सोप बनता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अ सॉफ्ट सोप। लेकिन अगर हम इस ट्राइग्लाइसराइड के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं तो उससे एक सॉफ्ट सोप बनता है और वो सॉफ्ट सोप जो होते हैं वो आम तौर पे हम शेविंग वगैरह के पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने सेपोनिफिकेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसके रॉ मटेरियल लिखेंगे। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर एज फॉलोज। जो इसके रॉ मटेरियल हैं वो ये हैं। फर्स्ट है एनिमल फैट, उसके बाद है प्लांट ऑयल, फिर कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं KOH। उसके अलावा इसमें एडिटिव्स यानी कुछ कलर और टेक्सचर और सेंट वगैरह डाले जाते हैं। लास्ट कंपोनेंट है वो है एब्रेसिव। एब्रेसिव यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उसके अंदर रगड़ पैदा करें और सोप वगैरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से सफाई हो सके। और ये एब्रेसिव कौन से यूज़ होते हैं, आमतौर पर सिलिका, कोई टैल्क यूज़ होता है या मार्बल्स यूज़ होते हैं बारीक बारीक से। इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एनिमल फैट। एनिमल फैट टेलो फ्रॉम काउज सच एज लार्ड आर ऑफन यूज फॉर सोप मेकिंग। इसमें इन्होंने कहा है कि आमतौर पे गाय की चर्बी या फिर लार्ड यूज़ किया जाता है। लार्ड जो होती है वो पिग की चर्बी को कहते हैं। तो लेकिन हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में जो भी साबुत मत है उसमें लार्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ काउ टेलो यूज़ होती है। तो आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा इसको भी। एनिमल से हासिल किया हुआ फैट जैसे गाय की चर्बी या लार्ड जो है आमतौर पे सोप मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्लांट ऑयल। सोयाबीन ऑयल लाइक कैनोला, सैफफ्लावर एंड सनफ्लावर इज़ ऑफन यूज एज अ पोर्शन ऑफ अ सोप मेकिंग रेसिपी। आमतौर पे कैनोला, सैफफ्लावर, सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल जो हैं ये सोप की रेसिपी के अंदर यूज़ किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर कोर ऑयल लाइक कोकोनट, ऑलिव एंड पाम। और इनको आमतौर पे कोकोनट, ऑलिव या पाम ऑयल के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। इफ़ यूज़ इट 5 to 15% ऑफ योर सोप रेसिपी। अगर हम अपनी सोप रेसिपी में 5 से 15% तक इन ऑयल को यूज़ करते हैं, इट इज़ माइल्ड, मॉइस्चराइजिंग एंड गिव्स अ लो क्रीमी लादर। तो जो इससे सोप बनता है वो माइल्ड होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है और क्रीमी होता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम लिखेंगे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉजेज सेपोनिफिकेशन एंड इज़ एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन सोप मेकिंग।
कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, सबसे लाजमी इंग्रेडिएंट है सोप मेकिंग के लिए। व्हेन फ्लेक्स और बीड्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट एडेड टू अ लिक्विड, जब किसी लिक्विड के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लेक्स या बीड्स को ऐड किया जाता है, इट फॉर्म्स अ लाई सॉल्यूशन, तो वो एक लाई सॉल्यूशन बना लेता है। दिस सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड विद ऑयल, जब इस लाई सॉल्यूशन के अंदर फैट या ऑयल को मिक्स करते हैं, विल लेड टू द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं सेपोनिफिकेशन। तो बहुत सिंपल वर्ड में ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीड्स या फ्लेक्स के को पहले जो है लाई सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उस लाई सॉल्यूशन के अंदर जब फैट या ऑयल ऐड करते हैं तो वो सोप बन जाता है। तो फैट या लिपिड के अंदर से ग्लाइसरॉल अलग हो जाता है और फैटी एसिड जो हैं ये सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलकर जो है फैटी एसिड के सॉल्ट बना लेते हैं जो कि सोप होता है। इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे सोप में ऑल्सो भी मैन्युफैक्चर्ड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश, सोप जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे दे आर कॉल्ड सोप, सॉफ्ट सोप, जो इनसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो सोप बनते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट सोप। ऑल्दो सॉफ्ट सोप आर डिक्लाइंग इन इम्पॉर्टेंस, हालांकि सॉफ्ट सोप की जो है इम्पॉर्टेंस कम हो गई है। पोटेशियम सोप इज स्टिल प्रोड्यूस इन वेरियस लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन फॉर यूज इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम सोप, लेकिन पोटेशियम के सोप जो है फिर भी बनाए जाते हैं, लिक्विड होते हैं वो ज़्यादातर, और इनको जो है सोडियम सोप की कॉम्बिनेशन के साथ मिलाकर बनाया जाता है इन शेविंग प्रोडक्ट एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और ये जो पोटेशियम और सोडियम के मिक्स करके जो सोप बनते हैं ये आमतौर पे जो शेविंग की प्रोडक्ट्स होती हैं वो होती हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। उसके बाद हेडिंग है एडिटिव। द मेजर रॉ मटेरियल फॉर सोप मैन्युफैक्चर आर फैट एंड अल्कली। सोप बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल है वो तो फैट और अल्कली हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी सब्सटेंस भी यूज़ होती हैं। वो कौन सी यूज़ होती हैं? अदर सब्सटेंसेज सच एज ऑप्टिकल ब्राइटनर, कलर, टेक्सचर, सेंट, वाटर सॉफ्टनर आर ऑल्सो नोन एज एडिटिव, लेकिन उनके अंदर कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उनके कलर को लाइट कर देते हैं। क्योंकि आप देखें जो चर्बी होती है उसका बहुत पीला पीला कलर होता है, उसके अंदर बहुत स्मेल भी होती है, और उसको कलर को भी ब्राइट किया जाता है, ब्लीच वगैरह डाला जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर परफ्यूम या सेंट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा वाटर सॉफ्टनर भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर वाटर यूज़ हो रहा हो अगर वो हार्ड होगा तो फिर सोप के अंदर लादर नहीं बनेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो ऐड की जाती हैं ये कहलाती हैं एडिटिव्स। उसके अलावा इसके अंदर कुछ एब्रेसिव भी यूज़ किए जाते हैं। एब्रेसिव आम तौर पे जो होते हैं ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रगड़ पैदा करते हों। तो आगे हम पढ़ते हैं वाटर इनसॉल्युबल मिनरल्स सच एज टैल्क, डायमेंटिशियस अर्थ, सिलिका, मार्बल, वॉल्केनिक ऐश, और उसके अलावा बहुत सारे लिखे हुए हैं, इन सबको छोड़ दें, बस यहाँ तक लिख लें क्योंकि इतने सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सैंड आर ऑफन पाउडर्ड एंड एडिड टू सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। डिटर्जेंट बनाते हुए या सोप बनाते हुए इनमें ये चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं। ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। तो ये कौन सी है? डायमेंटिशियस अर्थ है, सिलिका है, उसके अलावा मार्बल के छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेज होते हैं, या वॉल्केनिक ऐश भी यूज़ होती है। उसके अलावा सैंड यानी रेत भी इसके अंदर यूज़ होती है। ये तमाम चीज़ें जो है एब्रेसिव कहलाती हैं। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एब्रेसिव भी यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं सॉडस्ट। सॉडस्ट कहते हैं जो लकड़ी का बुरादा होता है उससे। फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ से लिखेंगे एब्रेसिव ऑफ एन ऑर्गेनिक नेचर सच एज सॉडस्ट आर ऑल्सो यूज। ऑर्गेनिक नेचर के एब्रेसिव जैसे कि सॉडस्ट भी इसमें यूज़ की जाती है। एब्रेसिव हेल्प इन रिमूविंग ग्रीस एंड डर्ट फ्रॉम स्किन। एब्रेसिव जो होते हैं स्किन के ऊपर से ग्रीस को और डर्ट को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपका रिटर्न हो गया। इसके बाद हम इसकी फ्लोशीट डायग्राम बनाएंगे। बहुत ही ईजी सी डायग्राम है ये। 5 रेक्टेंगल बना देने, उसके बाद आपने इसके अंदर ये लेबलिंग कर देनी है। इसकी लेबलिंग ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑयल और फैट। ऑयल और फैट को सबसे पहले क्या किया जाता है? ब्लीचिंग, रिफाइनिंग और डीऑर्डराइजिंग, यानी उसको पहले ब्लीच करते हैं क्योंकि फैट जो होती है उसका एक कलर होता है और उसके अंदर बदबू भी होती है। उसको ब्लीच करके उसका कलर साफ़ किया जाता है और उसको रिफाइन करते हैं, साफ़ करते हैं और उसको डीऑर्डराइजिंग करते हैं, उसकी स्मेल को ख़त्म करते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस होता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन में क्या करते हैं? उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऐड होता है उसके बाद इसके अंदर ऑयल का मिक्सचर वगैरह जो कि प्लांट ऑयल वगैरह डालने होते हैं वो डाले जाते हैं। उसके बाद जो होता है इससे क्या होता है, ये सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस होता है। उसके अंदर फिर सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन और वाटर को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है सेपरेशन का प्रोसेस होता है। ग्लिसरीन अलग हो जाता है और सोप अलग हो जाता है। ये जो सोप है उसके बाद ये सोप के अंदर वाटर भी शामिल होता है और ऑयल का मिक्सचर भी होता है और ये यहाँ पहुँचता है। यहाँ पे इसको फिर प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, ये सोप यहाँ से ले जाके यहाँ पहुँचता है, प्योरीफाई होता है। यहाँ पे प्योरीफाई करने के लिए इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो है ऐड किया जाता है।
सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं जिससे ये प्यूरीफाई हो जाता है। उसके बाद इसको जो है फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर लेकर आते हैं। लास्ट स्टेप होता है फिनिशिंग स्टेप। फिनिशिंग स्टेप के अंदर इसके अंदर एडिटिव्स और एब्रेसिव वगैरह इसके अंदर ऐड किए जाते हैं फिनिशिंग प्रोसेस में। इसके अंदर फ्रेग्रेंसेस डाली जाती हैं और जो है इनके अंदर कंजर्वेटिव एजेंट डाले जाते हैं, कलरिंग की जाती है। इसके अंदर कलर आपने देखिए मुख्तलिफ कलर्स के सोप होते हैं और मुख्तलिफ स्मेल्स के होते हैं। उसके अलावा उन सोप्स के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाएं। फिर ये जो है फिर उसके बाद रेडी होकर सोप निकल आता है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑयल और फैट होता है, उसकी ब्लीचिंग, रिफाइनिंग और डिओडोराइजेशन होती है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के उसकी सेपोनिफिकेशन की जाती है। सेपोनिफिकेशन करने के बाद जो होता है इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन ऐड किया जाता है और उसकी वजह से ग्लाइसरॉल अलहदा हो जाता है और ग्लाइसरॉल और सोप अलहदा हो जाता है। ये जो सोप है इसको ले जाके प्यूरीफाई किया जाता है। प्यूरीफाइंग चैम्बर के अंदर इसके अंदर सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है जिससे ये प्यूरीफाई हो जाता है। इसको प्यूरीफाई करने के बाद फिनिशिंग प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस, कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। इस तरह ये सोप रेडी हो जाता है। इस तरह ये हमारी फ्लोशीट डायग्राम भी कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ओजोन? हाउ डज ओजोन डिप्लीशन अकर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs? ऑल्सो मेंशन सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इट। तो हमें ओजोन भी डिस्क्राइब करनी है, उसके बाद हमें ओजोन की डिप्लीशन डिस्क्राइब करनी है और बताना है कि कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की डिप्लीशन का सबब बनते हैं। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो हमें डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमें इसमें बताने हैं। ये क्वेश्चन जो है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है और पेज नंबर 81 और 82 पे इसका आंसर मौजूद है। ये क्वेश्चन भी हमने क्वेश्चंस के साथ किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर ओजोन को डिस्क्राइब करेंगे कि ओजोन क्या चीज़ है। शुरू के अंदर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमें ओजोन ही डिस्क्राइब किया गया है। ओजोन डिप्लीशन कार्ड ने सबसे पहले ओजोन की हेडिंग डालेंगे और ओजोन की हेडिंग के साथ हम ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद हम ओजोन डिप्लीशन की हेडिंग डालेंगे और ये वाला पूरा पैराग्राफ यहाँ तक एंड तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। उसके बाद हमें इसके एडवर्स इफेक्ट बताने, वो नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। सबसे पहले हम लिखेंगे ओजोन क्या चीज़ है। 3 ऑक्सीजन एटम मेक अप ओजोन। आपको पता है ना ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, लेकिन अगर उसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक और ऑक्सीजन कंबाइन कर ले, O3 बना ले, तो ये होती है ओजोन। ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके जो है ओजोन बनाते हैं। विच इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज़ क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन एन ऑक्सीजन एटम ज्वाइन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द मिड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर लेता है तो उससे ओजोन बनती है। नेचुरली जो ओजोन बनती है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही बनती है। उसके बाद हम लिखेंगे ओजोन इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के तमाम पार्ट्स में ही ओजोन पाई जाती है। हाउएवर इट्स हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन नोन एज द ओजोन लेयर। लेकिन जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कहलाती है ओजोन लेयर। इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन की सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वाली लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। रफली 25 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। रफली जो है अर्थ की सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर अबव जो होती है ओजोन की लेयर पाई जाती है। दिस लेयर सराउंड्स द अर्थ एंड एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये जो होती है लेयर अर्थ को सराउंड करी होती है, उसको इर्द गिर्द से घेरे हुए होती है और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज वुड इंड्यूस स्किन कैंसर इफ ओजोन लेयर वर नॉट प्रेजेंट। अगर ये ओजोन की लेयर ना हो तो इन अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो है स्किन का कैंसर होने का खतरा होता है। एज अ रिजल्ट द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एडवांटेजेस टू लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो ज़मीन पे रहने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत एडवांटेजेस या फ़ायदेमंद है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे ओजोन डिप्लीशन की, ठीक है। हम यहाँ से लिखेंगे ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियली कांस्टेंट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ड्यू टू अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शन। मुख्तलिफ किस्म के एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शंस के दौरान भी अगर कंडीशन जो है नॉर्मल रहे तो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लिकेटेड इंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं उनके दौरान में भी अगर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल रहे तो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ख़राब नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। हाउएवर डिफरेंट केमिकल इंट्रैक्शंस आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। लेकिन कुछ मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इंट्रैक्शंस हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीट का मतलब है ओजोन लेयर आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़राब हो रही है, ख़त्म हो रही है। सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिन केमिकल इंट्रैक्शंस की वजह से ओजोन की डिप्लीशन हो रही है वो हैं CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूटिलाइज एज रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स।
ये जो CFCs हैं ये आमतौर पे रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं और एयर कंडीशनर्स के अंदर रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। आर आ मेजर कंट्रीब्यूटर टू ओजोन डिप्लीशन, ये ख़ास तौर पे ओजोन डिप्लीशन के बहुत बड़ी वजह हैं। ये जो CFCs हैं जो रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं वो जो है ओजोन डिप्लीशन की सबसे बड़ी वजह हैं। दीज सब्सटेंसेज लीक इन सम वे एंड डिस्पर्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं ये किसी तरह लीक होकर डिस्पर्स हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। द CCl बॉन्ड इन CFCl3 इज ब्रोकन। तो ये जो CFCl3 होता है ना, क्लोरेट, इसमें कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड जो होता है ये ब्रोक हो जाता है। तो मैं इसको फिर रीड कर लेती हूँ। द CCl बॉन्ड इन CFCl3 इज ब्रोकन बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। जब ये CFCs जो होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है इन CFCs में क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को ब्रोक कर देती है, तोड़ देती है, रिजल्टिंग इन क्लोरीन फ्री रेडिकल। जब कार्बन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप हो जाता है तो क्लोरीन जो होती है फ्री हो जाती है और वो फ्री होकर ओजोन की ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेती है। ठीक है, दीज फ्री रेडिकल्स हैव अ हाई लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो क्लोरीन फ्री हो गई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। दे रिएक्ट विद ओजोन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग वे। ये क्लोरीन क्या करता है, ये O3 यानी ओजोन की ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ये क्लोरीन ओजोन की ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और क्या कर देगा, ओजोन को डिप्लीट कर देगा, यानी O3 से O2 बन जाएगा और ये एक ऑक्सीजन अपने पास ले लेगा, OCl बन जाएगा। ये OCl जो होता है थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा और फिर क्लोरीन जो है फ्री हो जाएगा। ये क्लोरीन जो फ्री हो जाएगा रेडिकल, ये रेडिकल फिर आगे ओजोन की मजीद O3 के साथ जाके कंबाइन करेगा और उसको फिर उसकी भी डिप्लीशन कर देगा और इस तरह ये सिलसिला जो है चलता जाएगा। ये क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल जो होता है ये ओजोन के मिलियंस मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, अब आप इसकी ये इक्वेशन भी लाजमी तौर पे लिखेंगे। O3 + Cl क्लोरीन का एक रेडिकल है, फ्री रेडिकल, उसने O3 का एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन गया, O2 गैस बन गई और OCl बन गया। उसके बाद ये OCl जो था इसके अंदर ये फिर ब्रेकअप हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया और क्लोरीन फिर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये फिर दोबारा इस तरह O3 के साथ मिलेगा और फिर इसी तरह ये रिपीट होता जाएगा। बार बार ये फ्री रेडिकल बनता रहेगा और बार बार ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स की डिप्लीशन करता रहेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये फ्री ऑक्सीजन बन गई, ये फ्री ऑक्सीजन फिर हवा के ऑक्सीजन से O2 बना लेगा। इस तरह O3 से O2 बन जाएगी। ठीक है, अ सिंगल क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस बाय द ब्रेक डाउन ऑफ CFCs हैज़ द पोटेंशियल टू डैमेज मिलियन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जो CFCs के ब्रेक डाउन से जो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल होता है वो लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देता है। द ओजोन होल इज़ अ लोकेशन वेयर द ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। जहाँ पे ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती है यानी कि O3 से O2 बन जाती है, वहाँ पे ओजोन होल बन जाता है। तो यहाँ तक कि आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया। डिस्क्राइब कर दिया कि किस तरह CFCs की वजह से ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। इसमें हमसे उन्होंने ओजोन की डिप्लीशन के इफेक्ट भी पूछे हैं। तो ये जो है 4 इफेक्ट हैं, इनको हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख देंगे। फर्स्ट क्या है, ओजोन डिप्लीशन अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। जब ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है तो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सूरज से अर्थ तक पहुंचती हैं, विच कैन कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर स्किन कैंसर कॉज करती हैं। पॉइंट नंबर 2 है, एज द ओजोन लेयर गेट्स थिनर इन्फेक्शियस इलनेस सच एज मलेरिया बिकम मोर प्रीवेलेंट। क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है वो कम से कम होती जा रही है, इसकी वजह से इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह जो है और ज़्यादा भी आम हो जाएंगे। थर्ड क्या है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू डिसरप्ट द फूड चेन बाय ऑल्टरिंग प्लांट लाइफ साइकिल। ओजोन की डिप्लीशन से प्लांट का लाइफ साइकिल भी ख़राब होता है जिसकी वजह से फूड चेन भी ख़राब होती है। फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे, इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर विंड पैटर्न। ये जो ओजोन की डिप्लीशन से क्या होता है, विंड का पैटर्न भी चेंज हो जाता है, रिजल्टिंग इन ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबली पूरी दुनिया का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम ये लिख देंगे, ह्यूमन माइग्रेशन इशू कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमंस को माइग्रेशन करनी पड़ रही है। ये ओजोन डिप्लीशन से होने वाले इफेक्ट भी यहाँ तक कंप्लीट हो गए। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब गैस क्रोमेटोग्राफी विद डायग्राम, ऑल्सो राइट 2 यूजेस ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी।
ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 से लिए गए हैं और इसका आंसर आपकी बुक में पेज नंबर 116 पर है। मैं आपको इस डायग्राम की मदद से गैस क्रोमेटोग्राफी पूरा समझाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है तो हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आपको जो लिखना है वो भी मैं अभी आपको नोट डाउन करवाऊंगी। पहले मैं आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। गैस क्रोमेटोग्राफी जो है एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है और ये आमतौर पे वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके वेपर प्रेशर बहुत हाई होते हैं, यानी कि वो बहुत तेज़ी से वेपराइज नहीं होते, बहुत हाई टेम्परेचर पे वेपराइज होते हैं और उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है, यानी आसानी से वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स को जब सेपरेट करना है, उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग करना है, उसके लिए गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है और दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज के अंदर इनर्ट गैस यूज़ होती है, इसीलिए इसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोबाइल फेज में गैस यूज़ होती है। इसका जो दूसरा स्टेशनरी फेस है उसके अंदर या तो कोई लिक्विड यूज़ होता है या फिर सॉलिड यूज़ होता है। अगर इस स्टेशनरी फेस के अंदर लिक्विड यूज़ होता है तो फिर हम इसको कहते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और अगर इसके अंदर और अगर इस स्टेशनरी फेस के अंदर कोई सॉलिड यूज़ हो रहा होता है तो हम इसको कहते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इसके अंदर हम जो है ये चीज़ नहीं लिखेंगे, हमें इसकी टाइप्स बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दिया है। कोई हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, उन सबको अलग करने के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसको डिस्क्राइब करती हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो मोबाइल फेस होता है उसके अंदर गैस सिलेंडर होता है। गैस सिलेंडर के अंदर जो होती है इनर्ट गैस यूज़ होती है, ऐसी गैस यूज़ होती है जो कि अनरिएक्टेड हो, रिएक्ट ना करती हो। आमतौर पर इसके अंदर हीलियम यूज़ होती है। उसके अलावा नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस भी इसके अंदर यूज़ होती है, लेकिन मोस्टली हीलियम गैस यूज़ होती है। इस सिलेंडर के साथ ही यहाँ पे रेगुलेटर लगा होता है, रेगुलेटर कह लें या कंट्रोलर कह लें। ये रेगुलेटर जो है इस सिलेंडर से निकलने वाली गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है। गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेस में गैस का प्रेशर जो है वो 40 से लेके 80 psi तक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है इसका इनलेट। इनलेट के अंदर जो है सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है और सैंपल जो है या तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए या फिर गैस फॉर्म में होना चाहिए। अगर सैंपल सॉलिड हो तो पहले उसको लिक्विफाई करके लिक्विड की फॉर्म में लाया जाता है, फिर उसको इनलेट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसको सिरिंज या फिर ऑटो सैंपलर के जरिए इंजेक्ट किया जाता है। इनलेट के अंदर जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जैसे ही लिक्विड इसके अंदर जाता है उस हाई टेम्परेचर की वजह से वो लिक्विड जो है गैसेज स्टेट में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी जगह पे इसके साथ जो है ये जो मोबाइल फेस है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, यानी कि मोबाइल फेस की जो गैस होती है वो भी इस सैंपल के साथ शामिल हो जाती है। क्योंकि मोबाइल फेस में गैस का प्रेशर जो है ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये सैंपल जो है बहुत तेज़ी के साथ इस कॉलम के अंदर एंटर होता है। ये कॉलम जो होता है ये गिलास का या फिर किसी मेटल का बना होता है और ये जो है ट्यूब की शक्ल में होता है और ये ट्यूब जो है 15 से लेके 100 मीटर तक लॉन्ग होती है। ठीक है, ये वैसे ही राउंड शेप में होती है, इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो कॉलम है ये दो तरह का होता है, एक होता है कैपिलरी कॉलम और दूसरा होता है पैक्ड कॉलम। मोस्टली इसके अंदर कैपिलरी कॉलम यूज़ किया जाता है। ये तकरीबन 15 से लेके 100 मीटर तक लंबा होता है और इसकी जो इंटरनल वॉल्स होती हैं वो कोटेड होती हैं एक बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले स्टेशनरी फेस के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको स्टेशनरी फेस कहते हैं, क्योंकि इस कॉलम की इंटरनल वॉल्स के अंदर जो है स्टेशनरी फेस की कोटिंग हुई होती है। और जो स्टेशनरी फेस इसमें यूज़ होता है उसका बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल होता है। मोस्टली स्टेशनरी फेस में जो यूज़ होता है वो होता है सिलिकॉन के पॉलीमर या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होते हैं। इस कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस यूज़ होता है और ज़्यादातर सिलिकॉन के पॉलीमर्स को स्टेशनरी फेस के तौर पर यूज़ किया जाता है। ये जो कॉलम वाली ट्यूब है इसको एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है, इस बॉक्स को कहते हैं कॉलम ओवन। इस कॉलम ओवन के का काम जो होता है इसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है और इसका टेम्परेचर जो है वो अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका मतलब ये नहीं 400 ही होगा, इसका मतलब है 400 से कम भी हो सकता है, तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इसका काम ये होता है कि ये इस एनालिसिस के दौरान में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कॉलम के अंदर सेपरेट होने वाले कंपोनेंट्स अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इसमें से एल्यूट होते जाते हैं और डिटेक्टर तक पहुँचते हैं और डिटेक्टर के
और डिटेक्टर जो है उनको डिटेक्ट करके कंप्यूटर तक सेंड करता है और कंप्यूटर में उसका क्रोमेटोग्राम बन जाता है। और ये जो कॉलम ओवन है इसके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है, इसको कहते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग। और इस टेम्परेचर को रेगुलेट करके मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स को अलहदा हासिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरी गैस क्रोमेटोग्राफी डिफाइन कर दी। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने लिखना किस तरह से है। क्योंकि ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आया है इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल के साथ लिखा है। आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। सबसे पहले हम गैस क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अ गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड। गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ऐसी टेक्निक है जो कि वोलेटाइल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपाउंड इन अ मिक्सचर। गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी मिक्सचर में से कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है बाय इंजेक्टिंग अ गैसियस और लिक्विड सैंपल इनटू मोबाइल फेज टिपिकली कॉल्ड कैरियर गैस। तो गैसियस या लिक्विड स्टेट का कोई सैंपल जो है वो इंजेक्ट किया जाता है मोबाइल फेज के अंदर, और मोबाइल फेज में जो है गैस यूज़ होती है एंड पासिंग द गैस थ्रू द स्टेशनरी फेज। और फिर ये जो सैंपल है इस कैरियर गैस के साथ यानी मोबाइल फेज के साथ स्टेशनरी फेज से गुजरता है, और ये स्टेशनरी फेज जो है लिक्विड या फिर सॉलिड हो सकता है। आप चाहें तो इसे लिखें या ना लिखें, ये मकसद बताने का ये स्टेशनरी फेज जो है ये लिक्विड या फिर सॉलिड दोनों में फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर क्या यूज़ होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ गैस सिलेंडर, ट्रैप, कंट्रोलर, सैंपल इंजेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफ, डिटेक्टर एंड डेटा कलेक्शन डिवाइस या क्रोमेटोग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो है हमारे पास एक जो है गैस का सिलेंडर होगा जिसके अंदर कोई इनर्ट गैस होगी। उसके बाद हमारे पास उसमें कंट्रोलर लगा होगा। उसके बाद सैंपल इंजेक्टर होगा जहाँ से हम सैंपल इंजेक्ट करेंगे इनलेट के अंदर। फिर गैस क्रोमेटोग्राफ होगा, वो जो पूरा ओवन जैसा बॉक्स है उसको कम्प्लीटली गैस क्रोमेटोग्राफ कहते हैं। उसके बाद डिटेक्टर आएगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और डेटा कलेक्शन होगी। इसके बाद हम बताएंगे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे मोबाइल फेज की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज अ गैस सिलेंडर विच कंटेन इनर्ट गैस। जो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है गैस का सिलेंडर होता है जिसके अंदर इनर्ट गैस होती है। अच्छा, गैस क्रोमेटोग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में जीसी भी कहते हैं। मैं आगे जो है इसके लिए जीसी ही यूज़ करूँगी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। विच कैन बी यूज एज मोबाइल फेज, दिस गैस में बी। ये जो इनर्ट गैस है इसको हम मोबाइल फेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये कौन सी हो सकती हैं? ये हो सकती हैं हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। हीलियम इज़ मोस्टली यूज्ड इन मोबाइल फेज। मोस्टली जो है हीलियम ही मोबाइल फेज में यूज़ होती है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे रेगुलेटर और कंट्रोलर। ठीक है, जो गैस सिलेंडर के बाद जो हमारे पास आता है वो होता है रेगुलेटर या कंट्रोलर। द कंट्रोलर कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ये जो कंट्रोलर होता है ये गैस क्रोमेटोग्राफी के दौरान में गैस के फ्लो के रेट को कंट्रोल करता है। द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी 40 to 80 psi इन GC। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में जो गैस का प्रेशर है वो 40 से लेके 80 psi तक होता है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है इनलेट। द सैंपल इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनटू द GC फ्रॉम अ सिरिंज और अ ऑटो सैंपलर। जो सैंपल है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर सिरिंज या फिर ऑटो सैंपलर के जरिए ऐड करते हैं। सैंपल शुड बी गैस और लिक्विड। सैंपल जो है गैस या लिक्विड की शक्ल में होना चाहिए। इफ़ सैंपल इज सॉलिड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फर्स्ट। अगर सैंपल जो है सॉलिड की शक्ल में हो तो पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। देन इट शुड बी इंजेक्टेड, उसके बाद उसको इंजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे स्टेशनरी फेज की। स्टेशनरी फेज के अंदर जो है दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जीसी कॉलम आएगा और फिर जीसी ओवन आएगा। जीसी कॉलम की हेडिंग डालेंगे कनेक्टेड टू द इनलेट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीसी इज जीसी कॉलम। इनलेट के साथ कनेक्टेड जो होता है वो होता है जीसी कॉलम। There are two major types of column. First one is capillary column and the second is packed column. ये जो कॉलम है ये दो तरह के होते हैं और एक होता है कैपिलरी कॉलम, दूसरा होता है पैक्ड कॉलम। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप चाहें तो लिख लीजिएगा। दिस कॉलम इज मेड अप ऑफ ग्लास और मेटल। ये जो कॉलम होता है ये ग्लास या मेटल का बना होता है। ठीक है, जनरली कैपिलरी कॉलम इज यूज्ड इन GC। आगे मैंने सब जगह पे गैस क्रोमेटोग्राफी की जगह पे GC यूज़ करा है। ठीक है, आप पहचान लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। जनरली कैपिलरी कॉलम ही GC के अंदर यूज़ होता है। विच कुड बी 15 to 100 मीटर लॉन्ग, जो कि 15 से लेके 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। अब ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे सर्च किया है तो इसकी जो साइजेज़ हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिखे हुए हैं। कहीं पे 5 to 100 लिखा हुआ है, कहीं पे 1 to
कहीं पे 1 to 100 लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लिखा हुआ है। जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमनली मिला वो मैंने इसमें लिख दिया है। द इंटरनल वॉल्स ऑफ कॉलम इज कोटेड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट स्टेशनरी फेस। जो कॉलम की इंटरनल वॉल होती हैं उनको कोट करा हुआ होता है हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले स्टेशनरी फेस से। स्टेशनरी फेस का मतलब है ऐसा मटेरियल इसके अंदर कोट किया हुआ होता है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लाइक सिलिकॉन पॉलीमर्स और इथाइलिन ग्लाइकोल। कॉलम की इंटरनल वॉल को कोटेड करने के लिए जो स्टेशनरी फेस यूज़ होता है वो ज़्यादातर सिलिकॉन के पॉलीमर यूज़ होते हैं या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ होता है। दिस कॉलम इज़ इनक्लोज इन GC ओवन। ये कॉलम जो है GC ओवन के अंदर रखा होता है। उसके बाद हम बताएंगे GC ओवन क्या चीज़ है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे GC ओवन। GC ओवन इज़ अ क्लोज चैम्बर। GC ओवन जो है एक क्लोज सा चैम्बर होता है and used to maintain the high temperature up to 400 degrees centigrade during analysis to elute the less volatile components। GC ओवन जो है वो हाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है एनालिसिस के दौरान में और इसका टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद जो है डिटेक्टर के हेडिंग डालेंगे। द आउटलेट ऑफ द कॉलम इज इंसर्टेड इनटू द डिटेक्टर। जो कॉलम का आखिरी पार्ट होता है वो डिटेक्टर के साथ कनेक्ट होता है, विच रेस्पॉन्ड टू द केमिकल कॉम्पोनेंट इल्यूटिंग फ्रॉम कॉलम टू प्रोड्यूस सिग्नल। ये डिटेक्टर जो है कॉलम में से इल्यूट होने वाले कॉम्पोनेंट्स को डिटेक्ट करता है और उनको रिस्पॉन्ड करता है और उनके सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इल्यूट का मतलब होता है रिमूव होने वाले या निकलने वाले। उसके बाद हम लिखेंगे क्रोमेटोग्राम। द सिग्नल इज रिकॉर्डेड बाय सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस अ क्रोमेटोग्राम। ये जो सिग्नल्स होते हैं जो डिटेक्टर डिटेक्ट करके भेजता है वो कंप्यूटर तक पहुँचते हैं। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसमें जो है उसका क्रोमेटोग्राम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जो ग्राफ की शक्ल में होता है। इसके बाद हम प्रोसीजर लिखेंगे। अगर आपको ये बहुत लॉन्ग लग रहा है तो आप इसको थोड़ा बहुत शॉर्ट कर लीजिएगा। आप गैस क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग डालिएगा, मोबाइल फेस लिखिएगा, स्टेशनरी फेस लिखिएगा, उसके बाद प्रोसीजर ज़रूर लिखिएगा। प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला अगर आपने ये पूरा लिखा तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ आपने क्या लिखना है। द सैम्पल इज इंजेक्टेड इन द इनलेट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। हेयर टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। इनलेट के अंदर जो है सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और सैंपल जो है लिक्विड या गैसियस स्टेट में इंजेक्ट करते हैं और इनलेट के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, विच कन्वर्ट लिक्विड सैंपल इनटू वेपर्स और गैस, जो कि लिक्विड सैंपल को वेपर या गैस में कन्वर्ट कर देता है। एट इनलेट मोबाइल फेस inert gas combine with samples vapors then it enter into the capillary column। इनलेट में ही मोबाइल फेस यानी इनर्ट गैस जो होती है वो सैंपल के वेपर के साथ कंबाइन कर लेती है और ये फिर एक साथ जो है एंटर होते हैं कैपिलरी कॉलम के अंदर। ये जो मोबाइल फेस होता है या इनर्ट गैस होती है ये प्रेशर के साथ सैंपल को कैपिलरी कॉलम के अंदर मूव कराती है। वेयर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। कैपिलरी कॉलम के अंदर जो सैंपल होता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से जो है सेपरेट होकर एल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट और स्मॉल साइज मॉलिक्यूल विल एल्यूट आउट फास्टर। सैंपल के ऐसे कंपोनेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होंगे या उनके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ एल्यूट होंगे। वाइल हायर बॉइलिंग पॉइंट और बिगर मॉलिक्यूल कंपाउंड विल एल्यूट आउट लेटर। जबकि ऐसे कंपाउंड जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे या उनके मॉलिक्यूल बिगर होंगे, बड़े होंगे, वो कंपाउंड जो हैं बाद में एल्यूट होंगे, देर से बाहर निकलेंगे। दीज एल्यूटेड मॉलिक्यूल रीचेज टू डिटेक्टर। ये एल्यूटेड मॉलिक्यूल जो हैं डिटेक्टर तक पहुंचेंगे एंड आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रॉनिकली एंड सेंड टू डेटा कलेक्शन डिवाइस कंप्यूटर। ये जो डिटेक्टर है ये मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई करेगा और डेटा को जो है कलेक्शन डिवाइस यानी कंप्यूटर के पास भेज देगा। ये प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे इन्होंने एप्लीकेशन भी पूछी थी, तो गैस क्रोमेटोग्राफी के जो यूजेस हैं वो हम बताते हैं। नंबर 1 हम लिखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी इज यूज इन एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड वाइटामिन। ये जो GC का प्रोसेस है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन और लिपिड्स वगैरह के भी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। पॉइंट 2 है GC यूज इन एनालिसिस पॉल्यूटेंट लाइक बेंजीन, प्लास्टिक मटेरियल्स। उसके अलावा गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो प्लास्टिक मटेरियल, बेंजीन और पॉल्यूटेंट्स के एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। थर्ड पॉइंट है गैस क्रोमेटोग्राफी यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ भी, ताकि दूसरों के लिए भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन इक्विलिब्रियम, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी है, लॉ ऑफ मास एक्शन बताना है और हमें केसी की एक्सप्रेशन भी ड्राइव करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी चैप्टर नंबर 1 से दिया गया, पेज नंबर 5 और 6 पर ये आपकी बुक में मौजूद है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम डिफाइन करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व सर्टेन चेंजेस अकरिंग ईदर फिजिकली और केमिकली। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं कुछ केमिकल और कुछ फिजिकल चेंजेस को। इन केमिकल चेंज अ स्टेट ऑब्जर्व इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। किसी भी केमिकल चेंज के दौरान में एक ऐसी स्टेट हम देखते हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बिल्कुल इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, इंडिकेटिंग अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम की स्टेट को, यानी किसी केमिकल चेंज के दौरान में जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए तो वो स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। इसके बाद हम बताएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इस लॉ के 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। कोई सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में रिएक्ट करती है उसका रिएक्ट करने का जो रेट होता है वो उसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर एक्टिव मास कम होगा तो वो उस रिएक्शन में कम पार्टिसिपेट करेगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ किसी रिएक्शन में जब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस डिफरेंट होंगे तो वो अपने एक्टिव मासेस के हिसाब से ही उस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। जिस सब्सटेंस का एक्टिव मास ज़्यादा होगा वो उस रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जिसका एक्टिव मास कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। सेकेंड पॉइंट है, एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर किसी रिएक्शन में 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं तो उन सब्सटेंसेस के जो मैसेज हैं उनकी जो प्रोडक्ट होगी ना, उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उस रिएक्शन का रेट। अगर रिएक्टेंट सब्सटेंसेस के मैसेज की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हमें 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट हमें ये दिया कि किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करती है, रिएक्ट करती है, वो अपने एक्टिव मास के हिसाब से करती है। एक्टिव मास ज़्यादा होता है तो उसका रिएक्शन में रिएक्ट करने का रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, और अगर एक्टिव मास कम होता है रिएक्ट करने का रेट कम होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने हमें दिया, रिएक्शन के मुताबिक किसी रिएक्शन का रेट किस तरह से कम या ज़्यादा होगा। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की एक्टिव मासेस की जो प्रोडक्ट है अगर वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। बहुत सिंपल सा है ये। इसके बाद हम कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी केसी की डेरिवेशन ड्राइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट एट अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो होता है वो एक स्टेट के ऊपर कांस्टेंट हो जाता है, और वो स्टेट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का रेशो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये भी इस तरह भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे, तो हम लिखते हैं स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। देखिए इसमें ये जो कैपिटल A, B, C और D हैं, ये जो हैं ये हमारे A और B जो हैं ये रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। कैपिटल C और कैपिटल D ये हमारे जो है ये प्रोडक्ट हैं। ठीक है, कैपिटल A और B आर रिएक्टेंट, कैपिटल C एंड D आर प्रोडक्ट, और ये जो स्मॉल a b c d है स्मॉल वाले, ये जो है ये सारे हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं, या फिर हम कहेंगे एक्टिव मैसेज हैं। यानी ये हमारी रिएक्टेंट के एक्टिव मैसेज है और ये हमारी प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज हैं। तो हम लिखेंगे a b c एंड d आर द नंबर ऑफ मोल्स और एक्टिव मैसेज। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं या एक्टिव मैसेज हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
तो ये जो है ना, यहाँ पे ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और यहाँ पे जो आएगा ये होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आर एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, आर एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट बनाएंगे और इसके ऊपर ये हम ऊपर लिख देंगे एक्टिव मैसेज या फिर नंबर ऑफ मोल्स। फॉरवर्ड रिएक्शन में हम जो है रिएक्टेंट लिखेंगे। रिएक्टेंट क्या है हमारी, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और कैपिटल ए के साथ हमने बनाया ये ब्रैकेट बनाए, ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट। कैपिटल ए के ऊपर हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट बनाए और हमने उसके ऊपर स्मॉल ए लिखा। स्मॉल ए क्या है, इस कैपिटल ए का नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मैस है। फिर हमने कैपिटल बी लिखा, उसके मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट बनाए और ये स्मॉल बी लिखा। स्मॉल बी क्या है, ये इस रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मैसेज है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम इक्वल डालेंगे तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ इज द कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें जो के एफ है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये जो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा है इसके बाद हम ये रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे आर आर यानी रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। हमारी प्रोडक्ट क्या थी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। हमने कैपिटल सी लिखा, ब्रैकेट बनाए और इसके ऊपर स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। इसी तरह हमने कैपिटल डी लिखा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट बनाए और इसके ऊपर स्मॉल डी इसके नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल डालेंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद हम लिखेंगे ये के आर इज द कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये के आर जो है ये कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन का। ये हमारा आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हमारा आ गया रिवर्स रिएक्शन। अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था, ये था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमने लिख दिया के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए और नंबर ऑफ मोल्स ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन बी और नंबर ऑफ मोल्स बी। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारा ये निकला था पूरा। तो इस आर की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। के आर कैपिटल सी और ब्रैकेट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन और उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स आ गए। फिर हमने ब्रैकेट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन बनाया, कैपिटल डी लिखा और उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए। अब हमारे पास देखें ये इस तरह की इक्वेशन बन गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो के आर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये जो हमारे रिएक्टेंट है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। ये जो के एफ है के आर इसके नीचे आ जाएगा और ये ए बी जो है ये सी डी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि हम जो है कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और जितने भी वेरिएबल थे उनको राइट हैंड साइड पे ले आए। इससे हमारा क्या बन गया, के एफ अपॉन के आर इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट के साथ। अब ये जो है के एफ अपॉन के आर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है के सी के। तो हमने इस के एफ अपॉन के आर की जगह के सी लिख दिया। अब हमारे पास के सी इसके बराबर हो गया। ठीक है, सी डी ए बी। अब हमने के एफ अपॉन के आर की जगह के सी लिख दिया और ये सी और डी जो थे ये हमारे क्या थे, ये प्रोडक्ट थे, इनकी जगह हमने प्रोडक्ट लिख दिया। और ए बी जो है हमारे रिएक्टेंट थे, इसकी जगह हमने रिएक्टेंट लिख दिया। के सी क्या है, के सी इज द कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। के सी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट का कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन ड्राइव हो गई। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर एंड डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को डिस्क्राइब करना है और टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों को रिमूव करने के तरीके भी बताने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर 6 से लिया गया, पेज नंबर 93 पे इसका आंसर है। हमें सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों को डिस्क्राइब करना है, इसमें हमें डिफरेंस नहीं लिखना। तो आप यहाँ से सॉफ्ट वाटर की हेडिंग डाल के लिखेंगे, सॉफ्ट वाटर इज वाटर दैट जनरेट एन एक्सीलेंट लादर व्हेन यूज विद सोप। सॉफ्ट वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें सोप के साथ जो है बहुत अच्छे से झाग बनते हों। इट कंटेन डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये इसके अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ होती हैं मगर बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। और उसके बाद ये एक पॉइंट आप अपने पास से इसमें ऐड कर लें, इट डज नॉट लीव स्टेन ऑन क्लोथ्स। सॉफ्ट वाटर से जो है क्लोथ्स वगैरह पे कोई स्टेन या धब्बे नहीं पड़ते। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर इज डिफाइंड एज वाटर दैट डज नॉट लादर विद सोप। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें साबुन के झाग नहीं बनते। हार्डनेस इन वाटर इज
कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर। ये जो वाटर में हार्डनेस होती है इनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रेन वाटर कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट फॉल्स। जब बारिश का पानी गिर रहा होता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के अंदर शामिल हो जाती है। व्हेन वाटर कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोज थ्रू द सॉइल लेयर। अब ये जो बारिश के पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गई, ये पानी जो है सॉइल के अंदर चले जाता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड टू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। अब ज़मीन के अंदर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो होते हैं सॉल्व हो जाते हैं और बाइकार्बोनेट्स बना लेते हैं। इन बाइकार्बोनेट्स की वजह से वो वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है। इट मे ऑल्सो डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट। ये जो ज़मीन के अंदर जो वाटर है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट जो हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। द हार्डनेस ऑफ द वाटर इज कॉज्ड बाय दीज मिनरल्स। ये हार्डनेस जो है पानी की, इसकी वजह जो होती है ये मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इन सब की वजह से वाटर जो है हार्ड हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर वाटर के अंदर शामिल हो जाएं तो फिर जो हार्ड वाटर होता है वो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड या सल्फेट उसमें शामिल हो जाएं तो फिर परमानेंट हार्ड वाटर होता है। ये वाली इक्वेशन भी लिखिएगा, ये इक्वेशन भी मैं आपको समझा देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई और वाटर मिक्स हो गया तो क्या बन जाएंगे? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। यही कैल्शियम और ये जो CaCO3 है इसके साथ ये जो इसका एक H है ये इसमें शामिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CaHCO3 और इसके साथ हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन गए। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिली, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसके बीच में एक H आ जाएगा। क्या बन जाएगा? Mg और ये HCO3 का ट्वाइस होगा, ठीक है, MgHCO3 ट्वाइस बन जाएगा। ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट बन गए और ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बन गए। अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बन जाते हैं, ऐसा वाटर जो है वो कहलाता है टेम्पररी हार्ड वाटर। इस टेम्पररी हार्ड वाटर को बॉयल करके इसके बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट मिक्स हो जाएं, जो हार्ड वाटर बनता है वो होता है परमानेंट हार्ड वाटर। और परमानेंट हार्ड वाटर जो है बगैर केमिकल के यूज़ किए सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं होता। इसके बाद इन्होंने हमसे हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड पूछे। तो सबसे पहला हम मेथड लिखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है ना, बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बन जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहला मेथड यूज़ होता है बॉइलिंग वाटर, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे बॉइलिंग वाटर विद अ टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रेडिली एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग इट। अगर वाटर के अंदर टेम्पररी हार्डनेस पैदा हो जाए यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट बन जाए तो उसको बॉयल करके आसानी के साथ हम उसकी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। व्हेन कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट विच प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को गर्म करते हैं तो वो डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है डीकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और वाटर बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में सॉल्यूशन में नीचे अलहदा हो जाता है, ठीक है, उसको हम छान के अलहदा कर लेते हैं। इस तरह जो टेम्पररी हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को बॉयल करके इसको ख़त्म किया जा सकता है। टेम्पररी हार्डनेस को ही रिमूव करने का एक और मेथड हमें बताया, वो है क्लार्क मेथड। द एडिशन ऑफ स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल अप्रोच फॉर रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को ख़त्म करने का एक तरीका होता है कि उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग्ड लाइम को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है टेम्पररी हार्डनेस ख़त्म हो जाती है और ये एक केमिकल मेथड है। टेम्पररी हार्ड वाटर इज ट्रीटेड यूजिंग अ डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। टेम्पररी हार्ड वाटर को जो है एक मखसूस जो है लाइम वाटर की अमाउंट के साथ ट्रीट करते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस वाटर बिकम सॉफ्ट। इससे क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर जो है सॉफ्ट हो जाता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था, उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस को मिलाया, उससे क्या हुआ ये Mg जो था CO3 के साथ अलहदा हो गया, ठीक है, Mg ने CO3 के साथ अलहदा हो गया और ये जो H है इस H के साथ मिलकर इसने वाटर बना लिया। इस H ने इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लिया और ये जो कैल्शियम है इसने इस कार्बोनेट के साथ मिल लिया। देखिए ये कार्बोनेट जो है ट्वाइस हैं, तो एक कार्बोनेट जो थे मैग्नीशियम के साथ मिल गए, MgCO3 बना लिया
और एक कार्बोनेट जो थे वो कैल्शियम के साथ मिल गए CaCO3 बना लिया, और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो H है, ये इस OH के साथ मिल गया, इसने वाटर बना लिया। ठीक है, इस तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर अलहदा हो गया। और कैल्शियम, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये नीचे बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट की शक्ल में। इसी तरह सेम कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। इस तरह से जो है क्लार्क मेथड के ज़रिए टेम्पररी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लिया। ये दोनों टेम्पररी हार्ड वाटर की हार्डनेस ख़त्म करने के तरीके थे। अब हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका लिखेंगे। अगर पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है तो उस परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम जियोलाइट को ऐड करते हैं, जिससे जो होता है उसकी परमानेंट हार्डनेस खत्म हो जाती है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लिखते हैं सेकेंड मेथड जो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस का। केमिकल आर द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ परमानेंट हार्डनेस। केमिकल ही वाहिद तरीका है जिससे परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है। एडिंग वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम जियोलाइट रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एज इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगर हम परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम जियोलाइट को ऐड कर दें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने हमें सोडियम जियोलाइट की एग्जांपल नहीं दी, सिर्फ हमें वॉशिंग सोडा की एग्जांपल दी है, हम वही लिखेंगे। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे यूजिंग वॉशिंग सोडा। Adding washing soda to the calcium and magnesium ions results in the formation of insoluble calcium and magnesium carbonate। जब हम परमानेंट हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट बन जाते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है Na2CO3, इसको कैल्शियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोरेट या मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोरेट होगा तब ही परमानेंट हार्ड वाटर होगा। तो इसमें इन्होंने सल्फेट की ही एग्जाम्पल दी है तो हम यही लिख देंगे, वरना हम यहाँ पे क्लोरेट वाली एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ पे Cl लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम सल्फेट के साथ मिला तो क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा। ये Ca इस CO3 के साथ मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो कि इनसॉल्युबल होगा और नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और सोडियम, ये जो सोडियम है ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक, ये जो प्रेसिपिटेट की शक्ल में हार्डनेस जो होगी वो अलहदा हो जाएगी। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए उसके अंदर जो है वॉशिंग सोडा ऐड करने से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं और पानी से आसानी से सेपरेट कर लिए जाते हैं और वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा केमिस्ट्री का नया मॉडल पेपर जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं आपको बायोलॉजी या फिर मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।